हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है आपका वीकली टेस्ट। तो आज आ गए हैं आपके सामने वीकली टेस्ट लेकर के, है ना। थोड़ा काले दिख रहे हैं ज्यादा क्या। चलिए, ब्राइटनेस क्लियर दिख रहा है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर दिखना चाहिए। हम क्लियर दिखें चाहे न दिखें, सारी लाइटें तो ऑन है। चलिए, तो फिलहाल आंसर करेंगे आप लोग। रूल वही है पुराना, आपको कमेंट करके स्कोर है बताना, ठीक है। रिदम बन रहा है। तो क्विज भी आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर, और पिछली जो दो वीकली की वीडियो नहीं आ पाई थी उनकी क्विज आपको दे दी गई है। उनकी क्विज भी आप जाकर के सॉल्व कर सकते हो एमजेटी ऐप से। किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन क्विज और पीडीएफ मैंने अपलोड करवा दी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 30 क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सप्ताह के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन आपको जवाब पहले देने की कोशिश करना है। महिला प्रीमियर लीग यानी कि डब्ल्यूपीएल किस टीम ने जीता है? आईपीएल अब शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले डब्ल्यूपीएल होता है, और डब्ल्यूपीएल का ये तीसरा संस्करण था। ये संपन्न हुआ, जीता किसने? जीता किसने? जल्दी कमेंट करके बताइए किसने जीता है डब्ल्यूपीएल 2025। इसको जीत लिया मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस की टीम ने दूसरी बार जीता है। तीसरा संस्करण है ये, सेकेंड टाइम जीता है। एक बार पहला संस्करण जीता था, एक बार तीसरा संस्करण जीता है। दूसरा संस्करण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों ही बार उप विजेता रही थी, दिल्ली कैपिटल, तीनों ही बार। लेकिन फाइनल एक भी बार नहीं जीती। तो खैर, मुंबई इंडियंस की महिलाओं ने जीत लिया है। कप्तान रही हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियंस की कप्तान पूछा जाएगा। मुंबई इंडियंस टीम मेंस वाले में भी है, विमेंस वाले में भी है। ऐसे आरसीबी और दिल्ली कैपिटल, मतलब सबकी फ्रेंचाइजियां जो है वो विमेंस में है और मेंस में भी है। खैर, लेकिन 10 टीम वहां नहीं खेलती। मुंबई इंडियंस यहाँ पर दूसरी बार बनी है, और 6 करोड़ विजेता धनराशि रखी गई है। उप विजेता को 3 करोड़ मिला हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं उन्हें ऑरेंज कैप मिलता है एज यूजुअल। तो इस बार नेट सीवर ब्रंट को मिला है। और सबसे अधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलता है, तो एमेलिया केर को मिला है। इन्होंने 18 विकेट लिए हैं। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट सीजन की एमपीवी नेट साइबर ब्रंट चुनी गई, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अमनजोत कौर को। ठीक है, अगला। यूनेस्को की विश्व धरोहर केंद्र ने अपनी अस्थायी सूची में भारत की कितनी संपत्तियां जोड़ दी हैं? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो अस्थायी सूची है ना, उसमें अभी हाल ही में जो टेम्पोररी लिस्ट है उसमें भारत की कुछ और संपत्तियां जोड़ी हैं। कितनी? 6 और संपत्तियां जोड़ी गई हैं। टोटल संख्या अब हो गई है 62। यहाँ पर देखिए 6 प्रॉपर्टीज ऐड की गई हैं टेंटेटिव लिस्ट में। ध्यान रहे, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मेन लिस्ट नहीं है, ये टेंटेटिव वाली है। तो भाई चलो कमेंट करके बताओ अब कि कितनी हैं टोटल टेंटेटिव साइट्स भारत में। भारत की टेंटेटिव साइट्स कितनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो परमानेंट वाला है उसकी लिस्ट में कितने हैं? 43। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें कितना है? अब हो गए हैं 62। 62 ऐसे हो गए हैं भारतीय साइट। ठीक है, ये देखिए कुल हो गए हैं 62 स्थल। ये 6 नए जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक नाम देख लीजिए। मुदमल मेगालिथिक मेनिहर, अशोकन शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर, गुप्त मंदिर और बुंदेलगों के महल किले। अब अगर परमानेंट वाली बात करें, परमानेंट वाला ज्यादा पूछा जाता है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में परमानेंट है 43। इन 43 में क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि कितने सांस्कृतिक है, कितने प्राकृतिक है, कितने मिश्रित हैं। तो याद रखना कि 35 जो है ये सांस्कृतिक श्रेणी से है। ठीक है, कल्चरल श्रेणी से। प्राकृतिक यानी नेचुरल श्रेणी से, नेचुरल कैटेगरी की 7 है, और मिक्स्ड कैटेगरी की 1 है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, 26 और 27 मार्च को होने वाली एससीओ रक्षा अधिकारियों की बैठक कहाँ होगी या इसकी मेजबानी कौन करेगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट से। एससीओ रक्षा अधिकारियों की बैठक की मेजबानी 26 और 27 मार्च को कौन करने जा रहा है? तो ये कर रहा है चाइना, चीन। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो इसमें इसका मेंबर भारत भी है, पाकिस्तान भी है और चाइना भी है। तीनों जो है एंटी देश, लेकिन ये सब स्थित हैं। खैर, कहाँ गया इसका? इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्या? चलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि अब ये जान लो 26 और 27 को बैठक होने वाली है एससीओ की। एससीओ के बारे में अगर बात करें तो अभी देखो रिसेंटली कुछ देश ऐड हुए हैं ना। कौन कौन से देश ऐड हुए हैं? एससीओ में 2023 में ईरान ऐड हुआ। ठीक है, और 2024 में ऐड हुआ बेलारूस। बेलारूस
और अगर पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान कब ऐड हुए थे, तो भारत और पाकिस्तान ऐड हुए थे, पाकिस्तान ऐड हुए थे 2017 को, दोनों एक साथ। ठीक है, 2017 में भारत पाकिस्तान ऐड हुआ। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2001 में स्थापना की गई थी, और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मिलाकर के कुल देश हो गए 10। आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन ही देख लीजिए। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है आरबीआई ने। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने प्रवाह और सारथी पोर्टल लॉन्च किया था, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूके में। यूके में स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा इसे डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया है। इन दोनों पहलों के लिए आरबीआई को मिला हुआ है ये अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष, चलो बताओ कमेंट करके, कमेंट करके बताइए फटाफट से। ये सब जितने भी लीडर हैं, ये टाटा ग्रुप के किसी न किसी कंपनी के लीडर हैं। बताइए कौन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन जो है, ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। टाटा सन्स के, टाटा सन्स, मैंने आपको बताया है ना कि पहले है टाटा ट्रस्ट। ठीक है, टाटा ट्रस्ट, फिर टाटा ट्रस्ट से टाटा सन्स है, टाटा सन्स है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट से टाटा सन्स है। अब इसके बाद जो है बाकी कंपनियां हैं इसके लीडरशिप में, ये लीडरशिप का इनका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपका टीसीएस हुआ, टाटा पावर हुआ, टाटा स्टील हुआ, बाकी जितना भी टाटा की कंपनियां हैं आप सुनते हो, सब इसके अंतर्गत आती है, टाटा सन्स के अंतर्गत। और टाटा सन्स को कौन देखता है? टाटा ट्रस्ट। ठीक है, और इसमें से भी ये लोग 60% हिस्सा टाटा ट्रस्ट में रखते हैं, कि मतलब 60% हिस्सा जो है दान करेंगे। खैर, ये रतन टाटा जी का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। के कृतिवासन जो है, ये हैं टीसीएस के सीईओ, इनका नाम याद रखना, टीसीएस के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एन गणपति सुब्रमण्यम, ये कौन है? ये नियुक्त किए गए हैं टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रवीण सिन्हा, ये कौन है? ये टाटा पावर के, टाटा पावर के अध्यक्ष हैं, टाटा पावर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सेम वैसे सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में कहां पर तेजस एमकेआई प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया? तेजस एमकेआई प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का परीक्षण, तो ये कहां पर किया गया है भाई? कहां पर किया गया? ये अभी रिसेंटली किया गया है। कहां? उड़ीसा में अस्त्र मिसाइल का परीक्षण। जब मिसाइल का परीक्षण होता है तो मोस्ट प्रोबेबली उड़ीसा में किया जाएगा या राजस्थान में किया जाएगा, है ना? तो ये वाला उड़ीसा में किया गया है, और इसको डीआरडीओ ने बनाया हुआ है। तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। भारतीय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, डीआरडीओ की जो संस्था है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। 100 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाला है ये अस्त्रा मिसाइल। ठीक है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये किससे लॉन्च किया गया? तेजस एमकेआई, मतलब तेजस जो फाइटर जेट है उसमें बिल्ड करके ये लॉन्च किया गया है। तो मतलब इससे तेजस का भी ये हो गया टेस्टिंग, और मिसाइल का भी। अगला, तेजस अपना स्वदेशी एलसीए है ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हाल ही में कहां पर 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का सम्मेलन किया गया? रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग हमेशा होता है कहाँ का? भाई भारत में होता है। 10वां है इस बार का संस्करण। तो बताओ 10वां संस्करण रायसीना डायलॉग का कहाँ किया गया है? तो कहाँ होगा? नई दिल्ली में ही होता है हर बार, तो नई दिल्ली में इस बार भी होगा। संस्करण 10वां है, इसको याद रखना है। ये एक ग्लोबल लेवल का समिट है, मतलब इसमें दुनिया भर के तमाम देश आते हैं। ठीक है, भारत में ही होता है लेकिन दुनिया भर के लीडर्स आते हैं इसमें। इस बार इसमें बनाया गया है क्रिस्टोफर लक्सन को चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बनाया गया था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को, हम लोग देखो जो भी कोई बड़ा आयोजन करते हैं ना, उसमें एक चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। ये अपनी संस्कृति है, ये अपना परंपरा है। तो खैर क्रिस्टोफर लक्सन को इस बार बुलाया गया। चाहे हम लोग 26 जनवरी का आयोजन करते हैं, चाहे इसका आयोजन करते हैं, चाहे प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कर रहे हो, मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग किसी न किसी एक को गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। चलिए, तो काल चक्र पीपुल पीस एंड प्लानट, ये इस बार की थीम थी जिसके साथ ये मनाया गया। 17 से 19 मार्च को आयोजित हुआ। अगला, मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी मिली। ये मिशन इसरो द्वारा कब तक लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 5, बताओ जल्दी से कमेंट करके। चंद्रयान 5 को मंजूरी मिली है, ये इसरो द्वारा कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च होगा 2028 तक। 2027 में तो भाई चंद्रयान 4 लॉन्च होगा। ठीक है, चंद्रयान 3 तक जा चुका है, चंद्रयान 4 2027 में होगा, 2028 में चंद्रयान 5 लॉन्च होगा। अप्रूवल मिल गया है सेंटर से,
और जो चंद्रयान 4 जो है वो 2028 में जाना था, उसको थोड़ा सा और फास्ट करने की घोषणा हुई है, कहा गया है, आदेश मिला है कि उसको थोड़ा सा और फास्ट करके 2027 में लॉन्च कर दो, 2028 तक चंद्रयान 5 लॉन्च कर दो, क्योंकि चीन और हमारे बाकी कंपटीटर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि इसरो जो इतना आगे है वो पीछे रह जाए। तो इस वजह से कैबिनेट मंजूरी दी और इसरो ने कहा ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, हम लॉन्च करेंगे भाई। तो जक्सा का सहयोग भी मिला है, जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और अपना इसरो मिल करके इसे लॉन्च करेंगे। काम क्या होगा इनका? काम ये होगा, देखो एक्चुअली में 2027 में जो जाना है अपना चंद्रयान 4, उसका काम फिक्स है पहले से कि वो जाएगा और कुछ सैंपल्स लेकर के आएगा वहां से। पिछली बार वाला जो चंद्रयान 3 था वो था कि जाकर सैंपल को कलेक्ट करके उसका डेटा भेजेगा, आएगा नहीं, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन चंद्रयान 4 जो होगा वो जाएगा, डेटा लेकर के कुछ सैंपल्स लेकर के आएगा भी। और चंद्रयान 5 जो होगा, ये इसमें 250 किलोग्राम का वो भेजा जाएगा रोवर, और ये जाएगा बढ़िया से अच्छा खासा सैंपल लेकर के आएगा। ठीक है, तो बड़ा सैंपल लेकर के आएगा, और ये 25 किलोग्राम जो वजनी चंद्रयान 3 था उसके 10 गुना ज्यादा भारी इसमें रोवर भर करके भेजा जाएगा। 250 किलोग्राम का रोवर होगा केवल, सोचो लैंडर कितना बड़ा होगा फिर। तो ये उद्देश्य से भेजा जा रहा है, 2028 तक जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू 10 मिशन के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को आईएसएस से यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस पृथ्वी पर लाया? तो क्रू 10 मिशन किसका था भाई? ये था स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन ने ले आया सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ले आया। ये लोग 9 महीने से फंसे हुए थे, सोचो, गए हुए थे 8 दिन के लिए और 9 महीने से वहां पर अटक गए थे। कारण ये था कि ये बोइंग के स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट से गए थे। तो स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट जो था वो खराब हो गया, और इस वजह से वो लोग वहीं पर फंस गए। और अब लाने के लिए फिर ये मदद की गुहार करने लगे। नासा गया स्पेसएक्स के पास, वही स्पेसएक्स जिसको फंडिंग देने से कई बार नासा शुरुआत में मना कर दिया था, आज कितनी हेल्प लेता है। खैर, यहाँ पर इनका ये याद रखना कि बोइंग कंपनी की स्टार लाइनर से गई थी, लौटी किससे? स्पेसएक्स के क्रू 10 मिशन से लौटी हैं। ठीक है, भारतीय मूल की हैं, 3 बार जा चुकी हैं सुनीता विलियम्स, इनके साथ ही बुच विल्मोर भी गए हुए थे इनके साथ में। तो ये लोग गए थे आईएसएस पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो आज आगे बढ़ूंगा, है ना। ये 1998 में लॉन्च किया गया था, 2031 में गिरा दिया जाएगा। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? हॉकी खिलाड़ी का, सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का। अच्छा, कल मैंने शायद गलती से आपको ये कबड्डी विश्व कप जो होना है इंग्लैंड में, उसकी जगह हॉकी विश्व कप बोल दिया था, है ना। हो जाता है कभी कभी, मन में चल रहा होता है कुछ और मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, कभी ऐसा कुछ हुआ को करे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, तो बाकी स्टूडेंट का सही हो जाएगा। ठीक है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैं भी ह्यूमन हूँ, ह्यूमन एरर हो जाता है, तो अगर कभी हो मिस्टेक तो आप जरूर बता दिया करो कमेंट में। ठीक है, हिचकिचाया मत करो, मैं खा नहीं लूंगा, है ना। ठीक है, मैं तो कभी किसी को अपोज भी नहीं करता हूँ कि इस बात को लेकर के, बहुत लोग को देखता हूँ तो चिल्ला लेते हैं। ठीक है, आप गलती निकल के तुरंत बताया करो, मैं सही कराऊंगा। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड मिला? तो हरमनप्रीत सिंह और सरिता पूर्णा दोनों को मिला है। तो दोनों, एक पुरुष के लिए एक महिला के लिए, दोनों पाए हुए हैं। अच्छा, इस बार नाम बदला गया है ना, पुरस्कारों का नाम जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, लीजेंड खिलाड़ी रहे हैं, उनके नाम पर रख दिया गया है। जैसे जैसे जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी का होता था ना पुरस्कार, वो दिया जाएगा अब हॉकी इंडिया बालबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के नाम से, और हॉकी इंडिया बालबीर सिंह सीनियर पुरस्कार महिला के लिए। ठीक है, तो ये होगा बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड साल भर का। तो सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह को मिला। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होगा, लाइफ टाइम जो होगा वो मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा, और ये 1975 के विश्व कप फाइनल विजेता टीम को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बाकी के अवार्ड की लिस्ट है। पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग किसने जीता है? पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, इसको जीत लिया इंडिया मास्टर्स ने। जो रिटायर हो चुके लीजेंड्स खिलाड़ी थे, उनकी एक एक टीम बनाई गई देशों की मास्टर्स के नाम से, और उसमें जैसे भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर थे कप्तान, उसमें युवराज सिंह खेल रहे थे, इरफान पठान खेल रहे थे, यूसुफ पठान खेल रहे थे, ये सभी खेल रहे थे भारत की तरफ से। ऐसे ही यहाँ ब्रायन लारा और मतलब सेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मतलब ऐसे ऐसे टीमें थी, है ना, जैक कैलिस हुए। तो यहाँ पर ब्रायन लारा की जो वेस्ट इंडीज की टीम है, ये फाइनल खेली भारत के साथ और हार गई। भारत ने जीत लिया, भारत की टीम का नाम था इंडिया मास्टर्स। क्या नाम था?
इंडिया मास्टर्स। तो इसने जीत लिया है वेस्ट इंडीज मास्टर को हराकर, पहली बार आयोजित हुआ था। जैसे WPL मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसे IPL अभी शुरू हुआ है, ऐसे ये अब IML के नाम से जाना जाएगा और IML के नाम से चलेगा। देखो लीग मैचेस का क्रेज खूब चलता जा रहा है, क्योंकि खूब भर भर के कमाई होती है, तो इससे रेवेन्यू बढ़ता है, सरकार को भी फायदा होता है, सबको भी फायदा होता है, पब्लिक को भी इंटरटेनमेंट मिलता है, इसीलिए होता है। अब होना लगा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है आयोजन। तो 1 करोड़ की पुरस्कार राशि मिली है, उपविजेता को 50 लाख मिला है। मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच का अंबाती रायडू चुने गए हैं, और सबसे ज्यादा छक्के लगाए शेन वाटसन, सबसे ज्यादा चौके लगाए कुमार संगकारा, और इन्हीं को मास्टर स्ट्रोक ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी मिला। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकासम योजना लॉन्च की? राजीव युवा विकासम योजना, इसको लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। राजीव युवा विकासम योजना के तहत होगा क्या? इस योजना के तहत जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक समुदायों के युवा हैं, इनको स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जिससे वो अपना खुद का कुछ कर सके, खुद का कुछ उद्यम खड़ा कर सके। खबरों में रहा ट्रुथ सोशल क्या है? ट्रुथ सोशल, इसको मैंने बताया था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रुथ सोशल सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे ट्विटर काम करता है, ठीक है। तो मतलब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, या कहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इस पर ये ट्रंप का है, ट्रंप ने इसको लॉन्च किया था जब ये ट्रंप निकाले गए थे ट्विटर से। तो ट्रंप ने अपना खुद का ट्रुथ सोशल लॉन्च किया था, और अभी ये चर्चे में इसलिए रहा है क्योंकि PM मोदी ने इसको ज्वाइन किया है, और PM मोदी के पॉडकास्ट को ट्रंप ने इस पर शेयर किया था, तो काफी न्यूज बनी थी, इसलिए यहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। कबड्डी विश्व कप 2025 पहली बार एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ आयोजित होगा? कबड्डी विश्व कप, तो ये एशिया के बाहर हो रहा है, और ये होगा इंग्लैंड में। यही क्वेश्चन था जो कल गलती से मैंने हॉकी विश्व कप बोल दिया था, यही दिमाग में चल रहा था। तो इंग्लैंड विश्व कप जो है, इंग्लैंड में होगा कबड्डी विश्व कप, पहली बार हो रहा है जो एशिया के बाहर होने जा रहा है। और भारत का बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है कबड्डी विश्व कप में। भारत जो है महिला और पुरुष दोनों का खिताब पिछली बार वाले में जीता था। 2019 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। और अभी वाले में देखो क्या होता है। तो 17 से 23 मार्च तक होगा, आज फाइनल होगा। आज मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा, मतलब कल बताऊंगा, कल की वीडियो में। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PMIS ऐप लॉन्च किया है। PMIS ऐप, इसका पूर्ण रूप क्या है? PMIS का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। ये बी ऑल ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ये इसका एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के बारे में, इस योजना के बारे में चर्चा हुई थी बजट सत्र में। बजट में भी, बजट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके तहत क्या किया जाएगा? इंटर्नशिप सुविधा प्रदान की जाएगी देश के युवाओं को। जो भारत की टॉप मोस्ट 500 कंपनियां हैं, उनके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि भाई आप अपने यहाँ इंटर्नशिप का प्रोग्राम लॉन्च करो, और यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म पर जरिए, उस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी युवा आए, उनको उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार हायर करो, उनको इंटर्नशिप दो। अगर बाद में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको जॉब पर भी रख लो। तो यही है इंटर्नशिप स्कीम। तो इसके लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी, और कहा गया था कि इसके जरिए ये 500 कंपनियों से बात करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ये करेंगे ऐसा व्यवस्था। कहाँ पर चंचला काली माता पूजा के दौरान प्रसिद्ध गोमरी मुखौटा नृत्य हुआ? गोमीरा मुखौटा नृत्य, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो गोमीरा मुखौटा नृत्य ये हुआ पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो जब भी काली माता, दुर्गा माता, भवानी माता, ठीक है, इन सब की बात आए तो आप पश्चिम बंगाल चले जाना। ममता दीदी को नहीं कह रहे हैं। अगला, ये देखो, तो मुखौटा लगा करके कुछ इस प्रकार से लोग डांस किया करते हैं, ठीक है। तो ये गोमीरा मुखौटा नृत्य एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन है। अगला, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये इंदौर में शुरू की जाएगी। इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और यहीं पर ये लगेगा PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। PPP का मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि उसमें गवर्नमेंट भी सहायता करेगी, प्राइवेट एंटिटी भी शामिल रहेगी, और दोनों मिल करके कुछ ऐसे प्लांट लगाएंगे जो क्या करेंगे, जो वेस्ट का, ग्रीन वेस्ट का प्रोसेसिंग करेंगे, और उसके बाद उसको रीयूजेबल बनाएंगे। तो बिचौली हप्सी में इंदौर के ये 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो लगातार 7 बात से भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश में है।
हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? फ्री स्पीच इंडेक्स, फटाफट से कमेंट करते रहो भाई। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस इंडेक्स में भारत रहा है 24वें स्थान पर। मुक्त भाषण है, फ्री स्पीच है, ये प्रेस फ्रीडम नहीं है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग हैं 159वें पर, ध्यान रखना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग कहां पर हैं? 159th पर हैं, ठीक है। और यहाँ पर 24वें पर हैं। तो 33 कंट्रीज में ये हुआ था सर्वे, और इसमें 24वें पर भारत है। और इसमें रिपोर्ट का नाम रिपोर्ट जारी करता ये है। टॉप पर याद रखना, टॉप पर नॉर्वे है, इसमें भी टॉप पर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी टॉप पर है, ठीक है। डेनमार्क दूसरे पर और तीसरे पर स्वीडन। अगला, केंद्रीय खेल मंत्री ने हाल ही में किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन नाम किया? फिट इंडिया आइकॉन, तो फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है अभी आयुष्मान खुराना को। किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, जो कि हैं खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री। तो फिट इंडिया अभी ये कार्निवाल आयोजित किया गया, और उसी कार्निवाल में नई दिल्ली में इनको फिट इंडिया आइकॉन चुना गया। अच्छा, एक पुस्तक भी लॉन्च की गई है, साइकिलिंग के लाभ, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। वीकली रिवीजन है, तो रिवीजन सब करते चलो, बहुत ज्यादा जरूरी है सब। अगला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किसे बनाया गया है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हो रहा है? तो ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभंकर यानी मस्कट किसे बनाया गया है? मस्कट है उज्ज्वला। उज्ज्वला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उज्ज्वला इज द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ये पैरा एथलीट के लिए होगा, ठीक है, जो पैरा एथलीट होते हैं उनके लिए होगा। और उज्ज्वला पूछा जाएगा क्या है, तो उज्ज्वल जो है एक गौरैया चिड़िया है। क्या है? गौरैया चिड़िया। कहाँ की गौरैया? दिल्ली की गौरैया चिड़िया, ठीक है। कई कई बार ऐसे अर्थ भी पूछे जाते हैं। तो दिल्ली की गौरैया चिड़िया से ये प्रेरित है उज्ज्वला, जो उसको मस्कट चुना गया है। 20 से 27 मार्च को हो रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम, ये इसका थीम सॉन्ग है। अगला, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को परिहाय अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का गुडविल एम्बेसडर यानी सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? बताइए, किसे नियुक्त किया गया? पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, और कांदीकुप्पा श्रीकांत, इनको अभी बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर ऑफ विजन 2020 इंडिया, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करे रहो। ये हैं के श्रीकांत, कांदीकुप्पा श्रीकांत, तो इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो चेन्नई के एक शंकर नेत्रालय में ये आयोजन किया गया, विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। अगला, हाल ही में कितने लोगों को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वां रामनाथ गोयनका का पुरस्कार दिया गया? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार। टोटल कितने लोगों को दिया गया? टोटल इस बार विजेता रहे 27। इन 27 में इनको 20 कैटेगरीज में दिया गया है, 20 कैटेगरीज में। अब 20 कैटेगरी जो थी, इसमें भी 13 कैटेगरी जो थी ये प्रिंट मीडिया के लिए थी, ठीक है। और बाकी जो 7 कैटेगरी थी ये ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल मीडिया के लिए था, ठीक है। तो टोटल टोटल ये 27 देगा। अब इसको भी थोड़ा और तोड़ना चाहो तो 13 कैटेगरी में 17 लोगों को, 13 कैटेगरी में 17 विनर्स चुने गए इसमें, और इसमें 7 कैटेगरी में 10 विनर्स चुने गए हैं, ठीक है ना। तो 17 10 हो गया 27। क्लियर है? इस हिसाब से थोड़ा सा अपने कॉपी में गोज के मैप बना लेना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपको, वो डाटा ज़्यादा मतलब टफ नहीं लगेगा। खैर, तो ये पुरस्कार 2006 से शुरू हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। और अगला, किस ग्रह में 128 नए उपग्रह जुड़े हैं? 128 नए उपग्रह कहाँ पर जुड़ गए भाई? तो ये जुड़ गए हैं शनि में। शनि के टोटल उपग्रह की संख्या कितनी हो गई? 274। जल्दी जल्दी आंसर करते रहो। शनि अब ग्रह बन गया है सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह, ठीक है। सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट वाला ग्रह बन गया है शनि। तो ये अभी इसके आईएयू जो इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन है, उसके द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी संस्था की, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यही बताती है कि कौन सा ग्रह ग्रह रहेगा, कौन सा उपग्रह उपग्रह रहेगा, मतलब पूरा फाइनल यही ही रिकॉग्नाइजेशन देती है। अगला, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन का स्टोरेज या भंडार कहाँ खोजा गया है? तो भाई खोजा गया है ये फ्रांस में। फ्रांस अब और ज्यादा अमीर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ये सोचो 92 ट्रिलियन डॉलर का
92 ट्रिलियन डॉलर का स्टोरेज ये मिला हुआ है। और कहाँ मिला है? फ्रांस में मोसेल क्षेत्र में मिला है। सफेद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाइड्रोजन इज अ फ्यूचर फ्यूल। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहा जाता है और पूरी दुनिया इसको पड़ी हुई है इसके चक्कर में कि ये मिल जाए। तो CO2 उत्सर्जित नहीं करता है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं होता है और बहुत ज्यादा ये ज्वलनशील भी होता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विकसित कर दिया है इसरो ने। किसके लिए? अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए। डेली करंट अफेयर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ये माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट क्या होता है, 16 बिट क्या होता है, 8 बिट क्या होता है, ये सब। खैर, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL दोनों ने मिलकर के बनाया है। दो 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए गए हैं, एक विक्रम 3201 और एक कल्पना 3201। नाम बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि किसके नाम पर डेडिकेट किया गया है। विक्रम विक्रम साराभाई जी, कल्पना कल्पना चावला, ठीक है ना, जो लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था अंतरिक्ष से लौटते समय। तो इससे पहले ये किसका अपग्रेडेड है? ये विक्रम 1601 का अपग्रेडेड है, जो देखिए ये 16 बिट का हुआ करता था, अब ये 32 बिट वाला है। अगला, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर BCCI ने टीम इंडिया को कितने रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया? ICC चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत लिया है और इस बार जब वहां जीत करके तो आई भारत, वहां ट्रॉफी और पुरस्कार राशि ली। इसके बाद BCCI ने भी दिया है टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए, और ये 58 करोड़ रुपए ICC के द्वारा दिए गए जो प्राइज मनी था, अमाउंट था, उसका 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये देखो 2.24 मिलियन डॉलर पाए थे वहां पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर। यहाँ आए तो 58 करोड़ रुपए दिया। BCCI ने बता दिया कि हम लोग अमीर हैं, अमीर देश वाले क्रिकेटर है ना BCCI। तो चलिए, तो इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। अगला, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष IOC की ये बन गई है कौन? कौन बनी है जल्दी बताओ कमेंट करके। पहली महिला बनी हुई है भाई, तो ये क्रिस्टीन कोवेंट्री बनी हुई है। क्रिस्टीन कोवेंट्री। लगभग 130 सालों के बाद किसी महिला को बनाया गया IOC का अध्यक्ष। तो 1894 में स्थापना हुई थी IOC की और अब जाकर के बनाया गया किसी महिला को प्रेसिडेंट। थॉमस बाग की जगह आएंगी। थॉमस बाग 2 कार्यकाल पूरा करके जा रहे हैं। ये जिम्बाब्वे की खेल मंत्री रही हैं और जिम्बाब्वे में ये जिम्बाब्वे की तरफ से 2 बार की ओलंपिक में तैराकी में गोल्ड मेडल भी ला चुकी हैं, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं अपने टाइम पर। चलिए अगला, IOC के हेडक्वार्टर लुसाने में है। हाल ही में विमोचित पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी, इसके लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछा जा सकता है। मार्च ऑफ ग्लोरी ये पुस्तक लिखा के अरुमुगम ने और एरोल डी क्रूज ने। के अरुमुगम, अरोल डी क्रूज। अभी 18 मार्च को इसका विमोचन किया गया है। इसमें 1975 को कुआलालंपुर में भारत के ऐतिहासिक विजय की रोमांचक यात्रा को ये दर्शाता है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा को शुरू किया? तो अपने राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा को अप्रूवल दे दिया है। किसने दे दिया है? पंजाब राज्य सरकार ने दे दिया हुआ है। और इससे जो उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा जो बोलने या सुनने में थोड़ा सा असमर्थ फील करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, किसने शुरू किया? देखो, हमारी वीडियो आपको 1x 1.5x या 2x पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं वैसे ही उतने स्पीड लेकर चलता हूँ, तो आप जो है फटाफट से आंसर करते रहो। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि आयुर्वेदा, इसके अलावा आपका योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी। तो आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे अधिक जिम्मेदार और नागरिक केंद्रित कार्यबल को बढ़ावा मिल सके। अगला, हाल ही में खबरों में रहा ग्रोक है क्या? कमेंट करके बताइए, ग्रोक क्या है? ग्रोक एक कंप्यूटर वायरस है, या ग्रोक एक AI चैटबॉट है, या ग्रोक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या ग्रोक एक एयर डिफेंस सिस्टम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, कमेंट करके जरूर आंसर करिए। इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो अभी दी थी रिसेंट में ही। खैर, ये है एक AI चैटबॉट, मैं बता ही दे रहा हूँ। ग्रोक एलन मस्क की कंपनी जो XAI है उसी का एक चैटबॉट है ग्रोक, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चे में रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उल जलूल लटपटे से जवाब दे रहा है, जिसको लेकर के भारत सरकार ने इसके कंटेंट को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और फिर इसके खिलाफ भारत सरकार जो है सहयोग पोर्टल के जरिए इस कंटेंट को ब्लॉक कर रहा था,
तो जो एलन मस्क हैं, उनकी कंपनी ट्विटर जो है, जो कि एक्स हो चुकी है, वो जाकर कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ ही केस कर दी। इसी वजह से ये मुद्दा काफी तूल पकड़ा। खैर, इस पर मैंने आपको जो वीडियो दी है उसको डिटेल से देखिएगा तो आपको पूरा मामला समझ में आएगा। अभी तक जो मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस आए हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पर है। ये लिस्ट आप रिवाइज कर सकते हो। ये मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, पीडीएफ से आप पढ़ लेना, ठीक है ना। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइएगा, एमजेटी एजुकेशन लिखिएगा, सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। एमजेटी एजुकेशन पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी, जो भी क्लासेस होती हैं, साथ ही साथ क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाया करेगी, है ना। कोई क्लास मिस ना हो पाएगी आपकी। इसके अलावा ये बहुत सारे कंटेंट मैंने दिया है, महत्वपूर्ण सूचकांक हो गया, आयोजन सम्मेलन हो गया, ठीक है ना, और भी महोत्सव हो गया, ये सब पुस्तकें, लेखक हो गए, ये सब कंटेंट आपको यहीं पर लास्ट में मैंने दे रखा है। ये सब आप एक बार रीडिंग लगा लेना। थैंक यू सो मच। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमजेटी ऐप का भी मिल जाएगा। हमारी किताब, ई बुक, जो भी लेना हो आप सब एमजेटी ऐप से ले सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी संडे।